ये तस्वीरें जो आपने अभी देखी हैं बता रही हैं कि खौफ के साए में है यूक्रेन। अमेरिका की धमकी काम नहीं आ रही, ब्रिटेन की नसीहत का कोई असर नहीं हो रहा। यूरोपीय देश कूटनीति के सारे उपाय करके थक चुके हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं कि उनके कानों में जू नहीं रेंग रही। अब तनाव की इस आग में वो घी डालने जा रहे हैं। यूक्रेन की सीमा पर रूस करने जा रहा है सबसे बड़ा एटम मिसाइल ड्रिल। पुतिन के सामने परमाणु मिसाइलों का ड्रिल होगा। यूक्रेन के साथ तनाव के बीच रूसी सेना की यह बड़ी घोषणा। शनिवार को मिसाइल ड्रिल की जाएगी। अभ्यास में शामिल होंगी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें। परमाणु बल का भी होगा ड्रिल। खुद पुतिन बनेंगे गवाह। यूक्रेन तनाव अब कहा जा सकता है कि चरम पर है। अब अंदाजा लगाइए, 1.5 लाख फौज के साथ चारों तरफ से यूक्रेन को घेरकर मिसाइल ड्रिल करना, वो एटम बल के साथ। शनिवार को नेटो देशों की क्या हालत होगी, ये सोचने वाली बात है। इसके अलावा बीते 24 घंटे में यूक्रेन और रूस की सीमा पर क्या हुआ, आपको ये भी हम बताते हैं। यूक्रेन का आरोप, रूस समर्थकों ने स्कूल पर गोले दागे। ये आरोप, रूस समर्थक विद्रोहियों ने दागे हैं गोले, यूक्रेन का आरोप है। रूस ने कहा यूक्रेनी फोर्सेज ही कर रही हैं यूक्रेन पर हमला। अब आपको बता दें, डोनबास क्षेत्र में हमला हुआ, 3 लोगों के घायल होने की इसमें खबर आई। रूस हमले के लिए झूठा बहाना गढ़ सकता है, यूएस अधिकारियों का कहना है। रूस के वादों और दावों पर भरोसा नहीं कर सकते, जो बाइडेन ने कहा है। यूएनएससी में रूस पर बरसे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। अमेरिकी विदेश मंत्री ने रूस को अमन के लिए खतरा बताया। ब्लिंकन ने यह कहा कि रूस नहीं माना तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से मुश्किलों का हल निकालें। इस बीच भारत ने भी ये सलाह दी है। इस नाजुक मौके पर ब्रिटिश विदेश मंत्री लिज ट्रुस ने वहां पहुंचे और उन्होंने रूस से आग्रह किया कि वो समाधान के लिए खुद की बजाय कूटनीतिक रास्ता अख्तियार करें। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के प्रति रूस की अकारण आक्रमणता मुक्त लोकतंत्र के लिए एक अग्नि परीक्षा है। हमें ऐसे नाजुक मौके पर हिम्मत से काम लेना होगा। Russia's military build-up shows no signs of slowing. There is currently no evidence that their forces are withdrawing, and we need Russia to step back from the brink. They must take the path of diplomacy. यूक्रेन और रूस में तनाव अपने चरम पर है और दोनों ही देशों के लाखों सैनिक आमने सामने तैनात हैं। अमेरिका की माने तो रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इस बीच ब्रिटेन ने एक नक्शा जारी करके खुलासा किया है कि रूस सेना यूक्रेन पर चौतरफा हमले की साजिश रच रही है। ब्रिटेन की रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस ने सोवियत संघ के विघटन के बाद पहली बार अपनी आधी से ज्यादा सेना को सीमा पर तैनात किया है। रूसी सेना अपने इलाके के साथ साथ बेलारूस और काला सागर में भी मौजूद है। आइए अब आपको दिखाते हैं हमले का रूसी प्लान क्या है। ये है हमले का रूसी प्लान। आप देख सकते हैं जो लाल लकीरें हैं, ये फेज 1 का ग्राउंड मूवमेंट होगा। रूसी सेना इस तरीके से दाखिल होगी यूक्रेन के अंदर, ये देखिए। और ये जो डॉटेड आपको लाल लकीरें दिखाई दे रही हैं, टुकड़ों में जो लाल लकीरें दिखाई दे रही हैं, ये फेज 2 का ग्राउंड मूवमेंट होगा। और इस तरीके से 2 फेज में पूरी तरह से रूस यूक्रेन में दाखिल हो जाएगा। साफ दिख रहा है कि बेलारूस की तरफ से 3 तरफ से रूसी सेना कीव में दाखिल होने का प्लान बना रही है। कोशिश है कि चारों तरफ से नीपर शहर तक पहुंचना है। फेज 2 मूवमेंट में ये देखने में आ रहा है कि नीपर से विनित्सिया तक पहुंचना है। और फेज 2 में दूसरा इलाका है माइकोलेव, यानी पूरा यूक्रेन 2 झटके में रूस के कब्जे में आ जाएगा। ये बाकायदा तस्वीर इस बात की ओर इशारा कर रही है। उधर रूस यूक्रेन संकट के बीच अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन तृतीय पोलैंड पहुंचे। उन्होंने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी। वो लगातार नेटो देशों के साथ तालमेल बनाए हुए हैं। आपने रूस का प्लान तो देख लिया, अब अमेरिका का प्लान भी आप देख लीजिए। रूस के लिए घातक होगी नेटो से जंग। अमेरिका ने तैनात कर रखे हैं 100 परमाणु बम। यूरोप के 5 देशों में परमाणु बम बिल्कुल तैयार हैं। ये देश हैं बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स और टर्की। अमेरिका ने F-16 समेत लड़ाकू विमानों को यहां तैनात किया है। अमेरिका
B-52 परमाणु बॉम्बर ब्रिटेन पहुंचा है। अमेरिका का नया परमाणु बम B-61-12 भी तैयार है। B-61-12 2023 तक यूरोप में भी तैनात हो जाएगा। F-35 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करेगा अमेरिका। अमेरिका ने पूरे यूरोप की जबरदस्त किलेबंदी कर रखी है। गुरुवार को आपको बता दें, रूस की अध्यक्षता में यूक्रेन की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा कि नई दिल्ली की रुचि एक ऐसा समाधान खोजने में है जिसके जरिए तनाव में तत्काल कमी लाई जा सके। आइए समझते हैं रूस यूक्रेन संकट पर भारत का रुख क्या है। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बयान, शांतिपूर्ण और रचनात्मक कूटनीति की जरूरत। भारत सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में है। यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय हैं। भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये बैठक रूस की अध्यक्षता में यूक्रेन की स्थिति पर हुई। भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने हिस्सा लिया। इसमें दिल्ली तनाव में है, तत्काल कमी के लिए प्रयासरत थी। यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्र प्रणव रॉय और उनके पिता अखिलेश राव। प्रणव राव हमारे साथ दोनों लाइव हैं। सबसे पहले प्रणव राव जो कि यूक्रेन के छात्र हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा, वहां प्रणव इस वक्त कैसी स्थिति है, आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? सर, ग्राउंड रियलिटी अभी बिल्कुल 2 दिन से डिफरेंट हो गई है, क्योंकि रशिया ने जैसे कि कुछ दिन पहले बोला था कि वो अपने ट्रूप्स पीछे ले रहा है, तो इस वजह से हम स्टूडेंट्स ज़्यादा पैनिक नहीं हैं। बिकॉज 2 दिन पहले हम सब बहुत ज़्यादा पैनिक थे जब न्यूज़ में हम सब ये चीज़ें देख रहे थे। बट अब सुनने में आया है कि रशिया ने अपने ट्रूप्स पीछे लिए, तो इस कारण से अब हम सब और ज़्यादा सेफ फील कर रहे हैं। प्रणव के पिता भी हमारे साथ हैं। अखिलेश, आपको यहाँ किस तरीके की चिंता है? वहाँ भारत सरकार चिंतित है कि यूक्रेन में जितने भी भारतीय छात्र हैं उनको जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए, लेकिन इस बीच आपके मन में क्या चल रहा है? पहले तो आप इंडिया न्यूज के सभी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो मेरे और मेरे बेटे और भारत के सभी नागरिकों की आवाज़ प्रशासन और शासन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी बेटे ने बताया कि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं और किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं, तो मैं भी ये आपके चैनल के माध्यम से एक आग्रह करना चाहूँगा कि हम लोग भारत के निवासी हैं, शांति के पक्षधर हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः के पक्षधर हैं, और उस भूमि के लोग जहाँ पर राम, गौतम और महावीर ने जन्म लिया। तो हम नहीं चाहते किसी प्रकार का युद्ध हो, प्रेम से सारी बातें हो जाएं, दोनों देश मिलकर तय कर ले, क्योंकि युद्ध जैसी विभीषिका जब होती है तो किसी का भला नहीं होता। और आजकल जब जैविक और रासायनिक हथियारों का युद्ध होता है तो देश सदियों पीछे चला जाता है। जी, मुझे अपने बालक की चिंता तो है ही, पर मैं पूरी दुनिया से वसु कुटुंबकम के पक्षधर होने के नाते आग्रह करूंगा, युद्ध ना करें। युद्ध बहुत खराब होता है तो सबका नुकसान होता है। जी, ऋतिक भी हमारे साथ हैं, यूक्रेन में आप भी पढ़ते हैं। ऋतिक, वहाँ क्या स्थिति है? आप तमाम अपनी तरह भारतीय छात्रों से मिलते होंगे, किस तरीके की चर्चा होती है आपस में? सर नमस्कार। पहले तो सर यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो यहाँ सब नॉर्मल है। यहाँ जैसे आम जिंदगी पहले चल रही थी, जब न्यूज में कुछ वार का सीन नहीं था, उससे पहले जो आम जिंदगी चल रही थी वैसे ही अब चल रही है। लेकिन यहाँ पे पैनिक होना इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन पेरेंट्स को तब शुरू हुआ जब 15 फ़रवरी को पहली एडवाइजरी आती है कि आप यूक्रेन छोड़ दीजिए, जिसका यहाँ कोई काम नहीं है, और विदाउट अननेसेसरी कोई विद इन यूक्रेन ट्रेवल ना करें। उसके बाद से थोड़ा पैनिक स्टार्ट हुआ इंडियन और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर हम अभी देखें, अभी यहाँ पे सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, हमें सब कुछ मिल रहा है, यहाँ खाना वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। हम लोग बाहर सब जगह नॉर्मल जैसे जाते थे पहले वैसे जा रहे हैं। बाकी एम्बेसी से 15 फ़रवरी के बाद 2 एडवाइजरी और जारी होती है कि फ्लाइट्स वगैरह की जो दिक्कत आ रही थी वो अब सॉल्व हो चुकी है। अब फ्लाइट्स के जो पहले 20,000 से अचानक 80,000 टू 1 लाख प्राइस हो गए थे, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी और बुक पहले ही हो गई थी फ्लाइट्स, उसका एडवाइजरी जारी करके अभी इंडियन एम्बेसी ने दोबारा बोला है कि हमने फ्लाइट्स चलाई हैं। और आज ही एयर इंडिया की
फ्लाइट्स ऑपरेट होने के लिए नोटिफिकेशन आ गया, जो कि 20, 22, 24 और 26 को ऑपरेट हो रही है, जिसकी वजह से अभी थोड़ा इंडियन पेरेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स नॉर्मल हैं। अब जैसे जैसे फ्लाइट्स आती जाएंगी हम लोग वापस आते जाएंगे, और ग्राउंड लेवल पे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सब कुछ आराम से मिल रहा है। विश्वमित्र जी, बेटे की बात सुनकर थोड़ी राहत मिली आपको? जी अवश्य, बिल्कुल मिली। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग जो है शांति के पक्षधर हैं, और वैसुधैव कुटुंबकम हमारा एक अपना मोटो है कि पूरा सारे विश्व में शांति रहे, ये हम भी चाहेंगे। और हम नहीं चाहेंगे कि युद्ध हो, क्योंकि एक बार युद्ध होता है तो वो पूरा विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगती। कुछ सेनाएं यूक्रेन की तरफ से आएंगी, कुछ देश आएंगे रूस की तरफ से। तो मैं यही चाहूंगा कि ये युद्ध ना हो। और बच्चों की जहां तक बात आती है, हमारे क्या जितने भी वहाँ यूक्रेन में बच्चे पढ़ रहे हैं, 15 से 20 हजार बच्चे हैं, उन सब की चिंता हमें है कि हमारे बच्चे, हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे पास आए, क्योंकि युद्ध कभी यदि स्टार्ट, वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, यदि होता भी है तो वो कहकर नहीं होगा, यदि बमबारी करनी शुरू होगी तो होगी। तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। हम लोग पैनिक सिर्फ इसी बात को लेकर हैं कि बच्चे इतने दूर हैं ज्यादा से ज्यादा, और हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी वो बच्चे अपने घर वापस लौटें। और मैं आज भी मैंने एक मेल किया है एम्बेसी को भी और प्रधानमंत्री पीएमओ को भी, कि वहाँ पे यूक्रेन में कुछ यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन क्लासेस हो चुकी हैं, मतलब चल रही हैं, अभी भी ऑनलाइन कुछ में हो चुकी हैं। तो सारे जो स्टूडेंट हैं उन सब की भी एक बार जो है वो ऑनलाइन क्लासेस हो जाएं, तो बच्चे आराम से आकर फिर यहाँ पर पढ़ाई भी कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपने घर आ सकते हैं, जिससे हमें भी उनको आने के से अपने आप को सुरक्षित हम महसूस कर सकें कि हमारे बच्चे वहाँ सुरक्षित हैं या नहीं, ये भी अभी नहीं कह सकते। ऋतिक, अब भारत वापसी की तैयारी हो रही है, भारत सरकार की तरफ से भी एयर इंडिया की फ्लाइट्स वहां भेजी जाएंगी, 22 तारीख से ये उड़ानें शुरू होंगी, 3 उड़ानें। तो क्या आप लोगों का प्लान है? भले जिंदगी अभी सामान्य चल रही है, लेकिन अगर ये मौका मिल रहा है तो क्या भारत वापस लौटेंगे? जी जरूर, हम भारत वापस ही लौटना चाहेंगे, क्योंकि अभी स्थिति कुछ कह नहीं सकते कहाँ जाएगी। बस एक बार हम लोगों की यूनिवर्सिटी जो कि अभी ऑफलाइन है, जो अगर ऑनलाइन हो जाए यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कोई इंडियन स्टूडेंट्स या कोई इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चे को यहाँ नहीं रोकेगा, वो सब वापस इंडिया आएंगे। हमारे एजेंट भैया हैं, उन्होंने भी बात की है, वो यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में और एम्बेसी से भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, वो रेगुलर बात कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी ऑनलाइन कराएं और फ्लाइट्स और अरेंज कराएं। और एक बार सारी यूनिवर्सिटीज ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन अपना लें, तो इंडियन स्टूडेंट्स या और कहीं के भी जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो वापस अपनी कंट्री जाना चाहेंगे, जब तक कि सिचुएशन या बॉर्डर पे सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती। सब जाहिर सी बात है जाना ही चाहेंगे। ऋतिक, यहाँ आपके पास तो ऑप्शन है कि आप भारत वापस आ जाएंगे, लेकिन जो यूक्रेन के रहने वाले लोग हैं उनके बीच किस तरीके की सुगबुगाहट है, उनके बीच कैसा माहौल है? यहाँ पे जो यूक्रेन के निवासी हैं वो सब भी एज इट इज, अभी जैसे पहली जिंदगी चल रही थी उनके लिए अभी भी सब कुछ नॉर्मल ही है, लेकिन वही अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक के लिए वो सब कोई पैनिक नहीं कर रहा है, जैसे नॉर्मल जिंदगी पहले चल रही थी वैसे ही अभी भी चल रही है, आम यूक्रेन सिटीजन्स के लिए भी और जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। जो सिचुएशन टेंस है वो सब बॉर्डर के इलाकों पे है, बॉर्डर के पास वाले इलाकों पे है, जैसे कि फायरिंग वगैरह का भी हमने देखा था, अभी न्यूज वगैरह में आ रहा था। तो उस जगह पे थोड़े वहाँ पे सिविलियंस वगैरह उनको परेशानी हो रही है। हम लोगों के लिए और जो यहाँ शहर में मतलब यूक्रेन के सेंटर में वो लोग सब नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। और यूक्रेन का मीडिया किस तरीके की खबरें दे रहा है? आप लोग पढ़ते होंगे, वेबसाइट पर भी खबरें, अखबार भी आप पढ़ते होंगे, या वहाँ के न्यूज चैनल्स भी आप देखते होंगे, किस तरीके की खबरें हैं वहाँ के मीडिया में? यूक्रेन की मीडिया अभी हमें जो हम लोग पढ़ पा रहे हैं वो यही दिखा रही है कि बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और जो अलग अलग देशों के बयान आ रहे हैं, जैसे यूएस का आ गया, यूके का आ गया, आस पड़ोस की जो कंट्रीज हैं उनके जितने भी बयान है वो सब दिखा रही है। लेकिन अभी तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल ही गवर्नमेंट बताती है यहाँ की कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, आप पैनिक ना करें, और कुछ होता होगा तो गवर्नमेंट यहाँ पे फॉरेनर्स के साथ भी है और उनके खुद के सिटीजन्स के साथ भी। जी, प्रणव रॉय के पिता हमारे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से विश्वमित्र जी ने बताया कि वो भारत सरकार को मेल लिख चुके हैं, आप भी क्या भारत सरकार के संपर्क में हैं? जी, मैंने इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी के माध्यम से 2 दिन पूर्व विदेश मंत्रालय से बातचीत की थी, और वहां से पूरा आश्वासन मिला के है कि जिस तरीके से वंदे मातरम मिशन के तहत कोरोना के समय में हम
अपने नागरिकों को लाए थे, उसी तरह के सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है सारे छात्रों और वहां पर रह रहे नागरिकों के पूरे संपर्क में हैं वो लोग। और आज देश बहुत सुरक्षित हाथों में है, और सुरक्षित हाथों वाले देश की जो धरोहर है, जो पूंजी है, जो देश का भविष्य है, ये छात्र जो वहां पर पढ़ रहे हैं यूक्रेन की, सरकार उनके लिए भी प्रतिबद्ध है कि वे हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भविष्य के होने वाले नागरिक हैं। उसके प्रति सरकार पूरी संवेदनशील है। और मैंने माननीय सिंधिया जी के माध्यम से बात पहुंचवाई थी, तो कल फ्लाइटों की संख्या भी बढ़ा दी गई थी, आज कुछ रेट भी कम हुए हैं, और ऐसा भी अभी लग रहा है कि आज ही एयर इंडिया ने शायद 22, 24 और 26 को भी एक इंडिया ला रहा है अपने वहाँ के नागरिकों को और बच्चों के लिए। तो सरकार पूरा सहयोग कर रही है। सरकार को भी आपके इस समाचार तंत्र के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विश्वमित्र जी, आपने बताया कि आपने पीएमओ को मेल लिखा और चिंता जाहिर की, क्या उस मेल का कोई जवाब आया, कोई कम्युनिकेशन आपका भारत सरकार से चल रहा है? हाँ जी, उनका कम्युनिकेशन आया था। एक्चुअली हमने ये प्रोसेस 2-3 दिन पहले से शुरू किया था। सबसे पहले हमने अलीगढ़ के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भी एक प्रतिवेदन सरकार को भेजा था पीएमओ को, और पीएमओ को लगातार हमने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सीधा ट्वीट भी किया था। उसके बाद उस ट्वीट का रिप्लाई भी हमें मिला, और उसके बाद हमने जब मेल किए वहाँ पे पीएमओ में, अपने अलीगढ़ जिले के डीएम से भी हम लोग मिले और अपने जिले के कमिश्नर से भी मिले, और उन लोगों के माध्यम से हमने पीएमओ को सीधा कांटेक्ट किया। तो उनका जवाब यही आया है कि अभी आप पैनिक ना हो, हम लोग सारी सिचुएशंस पे नजर रखे हुए हैं, जैसी भी आवश्यकता होती है तो उस तरह का कदम उठाया जाएगा। हमें ये आश्वासन पीएमओ के द्वारा दिया गया। एम्बेसी से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं, उनकी 24 आवर लाइनें खुली हुई हैं। हमें इसलिए बहुत ज्यादा चिंता तो है बच्चों की, लेकिन ये मालूम है कि हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी इस चीज के लिए बहुत ही चिंतित रहते हैं कि हमारे देश का कोई भी नागरिक कहीं बाहर यदि फंसा हुआ है तो उसको अपने देश में लाया जाए। हमने कोरोना काल में भी देखा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोटा से, वहां से जहां से भी बच्चे आ सकते थे उनको लाके उनके घरों तक पहुंचाया फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए हम चाहते हैं कि वैसी ही सारी सुविधाएं आज हमारे यूक्रेन में जो हमारे बच्चे हैं उनको भी मिलनी चाहिए, और हम आशा करते हैं कि ये 100% करेंगे। इस समय हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। ऋतिक, आपसे जानना चाहूंगा, क्या किसी तरह का कोई एडवाइजरी वहां भारतीय को दी गई है, भारतीय दूतावास की तरफ से आप लोगों के पास मोबाइल पर कोई एडवाइजरी आई हो या आपको इत्तला दी गई हो? इंडियन एम्बेसी यहाँ पे बहुत एक्टिव है हर तरह से। जैसे पहले एडवाइजरी 15 तारीख को आई थी, उसके बाद दूसरी एडवाइजरी हमारे पास आती है 16 तारीख को, जिसमें हमें ये बोला जाता है कि हम फ्लाइट्स अरेंज कर रहे हैं। फिर 17 तारीख को तीसरी एडवाइजरी आती है, जहाँ पे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं पेरेंट्स के और जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से, वो सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आए थे। फिर उसके बाद अगली एडवाइजरी में यहाँ पे 24 आवर्स रन होती है, जो हेल्पलाइन नंबर वो हमें प्रोवाइड कराया गया है। आज सुबह ही मेरी एम्बेसी में बात हुई थी, वो नंबर वगैरह रेगुलर कांटेक्ट में, हम उससे जब भी कांटेक्ट करना चाहें एम्बेसी से तब कांटेक्ट किया जा रहा है। और एम्बेसी हमें पूरा आश्वासन दे रही है, हम जल्द से जल्द सारी यूनिवर्सिटीज से बात कर रहे हैं, वो ऑनलाइन कराए, एजुकेशन कराएं, और हम फ्लाइट्स भी अरेंज करा रहे हैं जिससे जो हमारे सिटीजन हैं वो वापस अपने देश आ सकें। चलिए ऋतिक और प्रणव, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे इंडिया न्यूज की तरफ से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस बातचीत के लिए। तो यूक्रेन में बसे छात्रों ने बताया कि पैनिक की स्थिति वहां नहीं है, भारतीय दूतावास पूरी मदद कर रहा है उनके परिजनों को भी ये सुनकर के राहत है, और लगातार यूक्रेन में रह रहे छात्र छात्राओं के परिजन जो हैं वो पीएमओ के संपर्क में हैं, और लगातार उनका कम्युनिकेशन पीएमओ से चल रहा है। तो उम्मीद अच्छी ही हम करते हैं, और इसी अच्छी उम्मीद के साथ आज जागते रहो में इतना ही। अब सोमवार की रात 9 बजे खबर और खबरों के पीछे की खबर लेकर के हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।